तो हर कंपनी की शुरुआत बुरी ही होती है। मतलब शुरू में नंबर्स कहाँ ही मिलते हैं, चाहे आप एक कंपनी की बात कर लो, चाहे आप एक यूट्यूब चैनल की बात कर लो, शुरू में सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन सैमसंग ने जो अचीव करा है उसके बारे में हम सब जानते हैं, और जितनी दिक्कतें सैमसंग को अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के अंदर आई है उतनी शायद ही किसी और कंपनी को आई होगी। तो आज हम एक कंप्लीट स्टोरी देखेंगे कि कैसे एक फ्राइड फिश बेचने वाली कंपनी वर्ल्ड की टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गई। सो द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सबसे पहले हम शॉर्ट समरी देखेंगे कि सैमसंग स्मार्टफोन बिजनेस में कैसे आया और उससे पहले क्या था, मतलब प्री स्मार्टफोन एरा। उसके बाद हम देखेंगे कि स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करने के बाद सैमसंग के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या गलतियां करी और उससे ओवरऑल इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा। एंड इन द थर्ड सेक्शन विल टॉक अबाउट गलतियां सुधार के उन्होंने कैसे ये चीज एस्टैब्लिश करी जिसको आज हम सब जानते हैं। सो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से कि आखिर स्मार्टफोन बिजनेस से पहले क्या कुछ था। सैमसंग की शुरुआत काफी पहले करी गई थी, मतलब आज से करीब 83 ईयर्स पहले, और जिन्होंने इसको बनाया था उनका नाम था ली ब्योंग चुल। तो उन्होंने एक लोकल ग्रोसरी स्टोर खोला था जिसके अंदर वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फिश, फ्राइड फिश ये सब बेचते थे। उसके बाद कोरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे और गवर्नमेंट ने काफी सारे डोमेस्टिक बिजनेसेस को सपोर्ट करा था, और यही सपोर्ट सैमसंग को भी मिला। अराउंड 1960s की बात है ये। इस सब के बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई और सबसे पहली चीज जो उन्होंने बनाई थी वो था एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी चीज में कदम रखा जिसके वो मास्टर हैं, मेमोरी चिप्स यानी कि सेमीकंडक्टर्स। लेकिन वो सेमीकंडक्टर बिजनेस में आया क्यों था? एक्चुअली बात ये थी कि उस टाइम पे सैमसंग को बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराने पड़ते थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और मैक्सिमम चीजें वो जापान से इंपोर्ट कराता था, तो सैमसंग को उन पे डिपेंडेंट नहीं होना था। तो इसलिए उन्होंने कुछ डिसाइड करा। 1974 में सैमसंग ने हैनकुक सेमीकंडक्टर्स को एक्वायर करा, और इसी मूव ने सैमसंग को वर्ल्ड के टॉप लीडिंग सेमीकंडक्टर्स में से एक बना दिया। लेकिन ये सब सुनने में तो बड़ा सही साउंड करता है, लेकिन सैमसंग की उस टाइम पे रेपुटेशन ये थी कि सैमसंग चीप और घटिया इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है। एक कोरियन बिजनेस प्रोफेसर की बुक है जो कि 2008 के अंदर आई थी, सोनी वर्सेस सैमसंग। उसमें उन्होंने बताया था कि सैमसंग का जो फैन है उसको इतना गंदा डिजाइन करा गया है कि अगर उसको उठाते भी थे तो भी वो टूट जाता था। तो लोगों के नेगेटिव ओपिनियन सुन सुन के कुन ही, जो कि उस टाइम पे चेयरमैन थे सैमसंग के, 1993 के अंदर उन्होंने $50 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स जला दिए। वहां पे करीब 2000 वर्कर खड़े थे और सबके सब रो रहे हैं कि हमारी मेहनत को जलाया जा रहा है, और प्रोडक्ट्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे और आग बढ़ती जा रही है। तो ये अपने आप में एक काफी बड़ी हेडलाइन बन गई थी कि सैमसंग खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो थी स्टोरी प्री फोन एरा की, मतलब तब तक फोन्स नहीं आए थे। अब जरा बात करते हैं जैसे सैमसंग फोन्स के बिजनेस में आया तब क्या हुआ। जैसे कि सैमसंग के बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स थे, उनके फोन भी बिल्कुल वैसे ही थे, उनकी रेपुटेशन भी बहुत ही घटिया मानी जाती थी। इसके जो शुरुआती फोन मॉडल्स थे वो काफी ज्यादा डिफेक्टिव थे, और चेयरमैन कुन ही ने फिर से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने करीब 1 लाख से 1.5 लाख फोन्स फिर से जला दिए, और इस केस को वन ऑफ द बेस्ट रीब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज में काउंट करा जाता है। मतलब इसके बाद सैमसंग ने एक्चुअल में अच्छे फोन्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब बात है लगभग 1999 की, जब नोकिया के सिर पे ये घमंड था कि हमें कोई हरा नहीं सकता। मतलब उनको ये लगता था कि हमें कौन ही बीट कर लेगा, और सैमसंग उनके पीठ पीछे इनोवेशन पे इनोवेशन करे जा रहा था। और सैमसंग ने उस टाइम पे, जब डिजिटल सिटी के बारे में कोई सोचता तक नहीं था, 1998 में सैमसंग ने अपनी डिजिटल सिटी बनाने का सोचा। और ये सब ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा आसानी से हो गया। बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे ब्राइबरी केसेस, कोर्ट केसेस, और भी पता नहीं कितने सारे एलिगेशंस लगे थे कंपनी के ऊपर। तो अच्छे फोन्स बनाने की स्टोरी ये थी। अब जरा बात करते हैं अबाउट द बर्थ ऑफ सैमसंग गैलेक्सी। अब सैमसंग का नाम काफी ज्यादा चलने लग गया था ग्लोबल मार्केट के अंदर, और वो फोन्स भी कुछ ठीक ठाक बनाने लग गए थे। तो 2009 में सैमसंग ने अपना पहला एंड्रॉइड डिवाइस लॉन्च किया, सैमसंग गैलेक्सी i7500। अब बात यह है कि वो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। एक्चुअल में सैमसंग को सक्सेस मिली थी अपनी गैलेक्सी S सीरीज से। अब ये चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी सारी चीजें उस टाइम पे बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 2010 में एक बुक आई थी थिंक सैमसंग, जिसको लिखा था सैमसंग के लीगल काउंसिल ने। उस बुक में काफी बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए थे सैमसंग के चेयरमैन के ऊपर, जैसे कि उन्होंने $10 मिलियन चोरी करे हैं सैमसंग से, गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत देना, और भी बहुत सारे एलिगेशंस थे। इस बुक की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और इतने सारे एलिगेशंस के बावजूद साउथ कोरियन मीडिया ने इस इवेंट को कवर करने से मना कर दिया, क्योंकि साउथ कोरिया में ये माना जाता है कि अगर कोई सैमसंग को अटैक कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो साउथ कोरिया को अटैक कर रहा है। तो इसलिए कंपनी की सक्सेस के सामने ये सारी चीजें बहुत ही छोटी पड़ रही थी। अब सैमसंग का पहला एंड्रॉइड आया था 2008 में, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं कि उस टाइम पे एप्पल को आए हुए 1 साल हो चुका था। अब सैमसंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि उस रेवोल्यूशनरी आईफोन को बीट कर सके, क्योंकि एप्पल ने उस टाइम के हिसाब से कुछ ऐसी चीज बना दी थी जो कि किसी ने देखी नहीं थी। फिर उस टाइम पे एंड्रॉइड की पॉपुलैरिटी है जो वो बढ़ने लगी थी, और सैमसंग ने एंड्रॉइड को यूज करना शुरू कर दिया। उससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट का कोई तो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करा करते थे। लेकिन जैसे ही आईफोन के बाद सैमसंग ने अपना पहला गैलेक्सी S सीरीज का फोन लॉन्च करा, जिसका नाम गैलेक्सी S ही था, तो एप्पल की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस आ गई कि ये जो फोन है ये आईफोन की कंप्लीटली कॉपी है। जैसे कि फोन की अपीयरेंस
अपीयरेंस, स्क्रीन, आइकन्स, बॉक्सी डिजाइन एंड इवन कुछ एनिमेशंस भी। फिर इस चीज पे भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। तो ये एक फेज था सैमसंग के लिए जो कि काफी टफ था। उसके बाद 2011 में सैमसंग ने गैलेक्सी S2 और नोट सीरीज को लॉन्च करा और 2012 में गैलेक्सी S3 को लॉन्च करा, जो कि वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स माने जाते थे उस टाइम पे। और इसी टाइम के दौरान एप्पल ने काफी सारे ब्लेम्स डाल दिए थे सैमसंग पे कि उन्होंने उनके पेटेंट चोरी किए हैं और उन्हीं पेटेंट्स का यूज करके सैमसंग ने फोन्स बनाए हैं। और हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि 2012 में सैमसंग पे 50 सूट्स चल रहे थे, वो भी 10 अलग अलग कंट्रीज में। इतने सारे कोर्ट केसेस, एलिगेशंस, लॉ सूट्स के बावजूद फॉर्चून के द्वारा 2013 में सैमसंग को वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक कंपनी का दर्जा दिया गया। लेकिन अभी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस एम्पायर है ना कि हम अगर दिक्कतें काउंट भी करेंगे तो भी हम थक जाएंगे। और इवन हम तो सिर्फ बात ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की कर रहे हैं, बाकी सबके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। तो गैलेक्सी S सीरीज बहुत अच्छी चल रही थी, इवन नोट भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर आया गैलेक्सी नोट 7। फोन लॉन्च के कुछ टाइम के अंदर अंदर ही रिपोर्ट्स आने लग गई कि नोट 7 जो है वो आग पकड़ रहा है, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट आ गया था। एंड एट द एंड यही पाया गया कि ये गलती सैमसंग की थी और सैमसंग ने सारे नोट 7 को वापस मंगवा लिया था। और इस सारे इंसिडेंट की वजह से सैमसंग को $5.3 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था और कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई, वो अलग। इस सब के बाद गैलेक्सी फोल्ड्स के बारे में बात होना शुरू होगी कि सैमसंग अपनी फोल्डिंग स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है। और जो गैलेक्सी फोल्ड के साथ प्लास्टिक की स्क्रीन वाला इंसिडेंट हुआ वो भी कुछ बहुत सही नहीं था। लोगों ने स्क्रीन प्रोटेक्टर समझ के उखाड़ना शुरू कर दिया और बाद में पता लगा कि वही स्क्रीन थी। एटलीस्ट जितना मुझे याद है ऐसा कुछ ही हुआ था। उसके बाद लेटेस्ट Exynos 990 के हीटिंग इश्यूज, उसकी वजह से तो सैमसंग को बहुत ज्यादा ही कुछ सुनना पड़ा था, क्योंकि सैमसंग है। उनका तरीका एप्पल जितना एडवांस तो नहीं है, क्योंकि एप्पल के पास कंट्रोल है, इसलिए वो हमें आज वो चीज दे पाते हैं जो हम यूज करते हैं। और अगर यही कंट्रोल सैमसंग के पास हो, गूगल के पास हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आईफोन की स्मूथनेस को बीट करना। और सैमसंग ने हमेशा कोशिश करी है कि वो और कंपनी से दूर रहे, मतलब वो डिपेंडेंट ना रहे किसी पे। इसीलिए सैमसंग और गूगल की कुछ बहुत ज्यादा नहीं बनती। सैमसंग को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो एंड्रॉइड को यूज करे, लेकिन उन्हें करना पड़ता है ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस। पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेवेन्यू वाइज लार्जेस्ट कंपनीज की लिस्ट में 19th नंबर पे आता है और जिनको एप्पल का जानना है वो 11th पे आता है। तो ये थी सैमसंग की स्टोरी फ्रॉम जीरो टू हीरो। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है तो आप मेरे को बताना, मैं और कंपनीज के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। बट फॉर नाउ दिस इज इट। Thank you so much for watching. I am Divanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.